नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जीएसटी लॉ अपडेट, बीएनबी लॉ अपडेट, जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। पूरे भारत में महाकुंभ की धूम मची है, उसकी आप सबको शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं ये महाकुंभ पूरी तरह से सक्सेस हो और सब कुछ अच्छा रहे, भगवान सबकी रक्षा करे। मित्रों, आज जो विषय मैं लेके आया हूं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन। ये बहुत सिंपल बात है। वेरिफिकेशन यानी नॉर्मली ये ऑडिटर्स करते हैं, अकाउंट्स होने के बाद साल के बाद किया जाता है। बट जिस हिसाब से हमारे व्यापार बढ़ रहे हैं, पहले सरकार को हम एक समय में एक बार डेटा दिखाते थे, जैसे कि एनुअल का इनकम टैक्स का रिटर्न हो गया या ऑडिट हो गया, या जब जीएसटी आने लगा शुरू में तो हम लोग क्या ऐसा करने लगे, पूरा महीना खत्म होने के बाद सरकार को इंफॉर्मेशन देते थे जीएसटीआर 1 के माध्यम से, जीएसटीआर 3B के माध्यम से। बट अब जीएसटी इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम प्रतिदिन सरकार को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कैसे? पहले एक रिटर्न हुआ करता था, 2 रिटर्न हुआ करते थे, अब एवरी ट्रांजेक्शन इज अ सबमिशन ऑफ रिटर्न। वो कैसे? जब भी हम कोई माल का मूवमेंट करते हैं, हम ई इनवॉइस बनाते हैं, ई वे बिल बनाते हैं, तो आपका ट्रांजैक्शन एंटर हुआ, सरकार तक की इंफॉर्मेशन पहुंची। आपने इस महीने में 100 करोड़ के ई इनवॉइस बनाए, बट 11 तारीख को सेल का डाटा डालते हुए में वो 10 लाख का डाला, आपके यहाँ इमीडिएटली वेरिफिकेशन वाले आ जाएंगे, आप पे अननेसेसरी कार्रवाई निकालेंगे। कोई अर्थमेटिकल एरर हुई है, बट वो एरर आपके यहाँ नोटिस का कारण बन जाएंगी। अब वो जमाना नहीं रहा कि सरकार आपका रिटर्न 2 साल बाद 3 साल बाद असेस करेंगी या 1 साल बाद चेक करके बताएंगी, फिर आपको गलती बताएगी। अब तो उनके पास पल पल की खबर जा रही है। आप जो माल बेच रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उनके पास ऑनलाइन जा रही है, जो माल आप खरीद रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उनके पास ऑनलाइन जा रही है। आपके 2A में कितना क्रेडिट आया परचेज का, उसके अगेंस्ट में आपने कितना दिखाया, वो मालूम पड़ जाता। किसी पार्टी से आपने माल लिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, यानी आपकी जो लाइबिलिटी वो बन गई। तो हर ट्रांजैक्शन सरकार तक के आपके ना चाहते हुए भी सिस्टम के माध्यम से उन तक के पहुंच रहा है। और ये सरकारी व्यापारी जो सरकारी कर्मचारी है, जीएसटी ऑफिसर्स है, प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, इन सबको भी ये बातें पूरी तरह मालूम है और ये सबको समझदारी बरतना है। आपस की समझदारी से ही हम सरकार की, देश की प्रगति कर पाएंगे, प्रॉपर टैक्स भर पाएंगे और एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे। आज मैं विषय ले रहा हूं वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या है कि आपका 31/12 तक के का या आज तक के का जो भी ट्रायल बैलेंस है, उसमें आपने क्या चेक करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन, एज अ अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल, आपने क्या चेक करना चाहिए, जिससे कि आप आने वाली दुविधाएं, जो गलतियां हुई है, उसको ठीक कर सके। कुछ पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, इसकी सीरीज रहेंगी, 2-3 टॉपिक लूंगा, 2-3 लेक्चर लूंगा। एक टॉपिक कोशिश करूंगा 7 से 10 मिनट का रहेगा। एक है, हम लोग आउटवर्ड सप्लाई पे बात करते हैं। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि बेचा हुआ, अपने पास से बेचा हुआ माल, गुड्स, सर्विस, इसमें क्या क्या कवर हो जाता। इसके अलावा अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मुझे जो एडवांस मिला है, मैं बिल्डर हूं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं या सर्विस कोई प्रोफेशनल हूं, तो मुझे जो एडवांस मिला है, ऑल्दो उस पे इनवॉइस नहीं हुआ है, वो भी आ जाएगा। मेरी कोई फिक्स एसेट मैंने बेचा है, कंप्यूटर बेचा है, पुरानी कार बेचा है या प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, वो भी सब सेल में कवर हो जाता, भले वो आपकी बैलेंस शीट के सेल में ना आता हो। तो ये पॉइंट्स को आपको बहुत देखना है। अब उसके बाद में क्या चेक करना है? चेक करना है सबसे पहला टूल एक ई इनवॉइस का। ई इनवॉइस में सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। इसके लिए पहले भी हम वीडियो ला चुके हैं कि पहले ई इनवॉइस की डेट कोई लिमिट नहीं थी। पहले 100 करोड़ वालों पर रिस्ट्रिक्शन था कि विद इन 30 डेज, 1 जनवरी से 20 करोड़ हो चुका है, 1 फरवरी से वो 5 करोड़ होने वाला है, और 1 अप्रैल से हर किसी को विद इन 30 डेज आपको ई इनवॉइस बना लेना कंपलसरी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी अब धीरे धीरे आने जाना चालू हो गए हैं, वो हो जाएगा। इसके बाद में चेक क्या करना है कि सारे ट्रांजेक्शन जो आपके आउटवर्ड सप्लाई है वो ई इनवॉइस में गए कि नहीं गए, या कोई ई इनवॉइस बन गया है बट आपके द्वारा सरकार को रिपोर्टिंग नहीं हुई है, ई इनवॉइस कैंसिल करना छूट गया है, ई इनवॉइस गलत बन गया है, उसमें क्या करेक्शंस करना है वो चेक कर लीजिए।
अगर वो गलत हो गया तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 16(4) की ड्यू डेट होती है, उसके पहले वो करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी वर्क, जनरेट द ई इनवॉइस जनरेटेड बाय यू। आपके डीलर ने या आपने कितने ई इनवॉइस जनरेट किए और उसको सरकार को कितने रिपोर्ट किए, कहीं वो गलत तो नहीं रिपोर्ट हो गया और उसका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, पहला पॉइंट। सेकेंड, हमारे बैंक में पैसे आते हैं और वो उनकी हमारे यहाँ अकाउंटिंग नहीं होती है, उसकी अकाउंटिंग हमारे अकाउंटेंट भाई या डीलर साल के आखिरी में सस्पेंस क्लियर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पार्टियों के पैसे आ गए हैं, उसके सेल बिल नहीं बने हैं, तो वो बैंकों की एंट्रीज पूरी नहीं होने से हमारे पे बाद में लाइबिलिटी आती है, जिसमें एक बहुत भयानक 18% का इंटरेस्ट लगता है 88B का, कि सेल्स नॉट रिपोर्टेड ऑन ड्यू डेट। उसमें साथ में पेनल्टी आने के भी चांसेस है। तो वो देख लीजिए, बैंक की सारी एंट्रीज हो गई और इस एंट्रीज के बाद में अनयूजुअल डेबिट्स डेटर्स या अनयूजुअल क्रेडिटर्स खड़े हैं क्या। अनयूजुअल डेटर्स कैसे हो गए कि पार्टी को मैंने 1 करोड़ का माल बेचा था, उसने 80 लाख रुपए दिया, 20 लाख ना रिकवरेबल अमाउंट भी डेटर्स खड़ा है, इसको हम साल के आखिरी में राइट ऑफ करेंगे या क्रेडिट नोट देंगे। ऐसा क्यों करना भैया मेरे, उसको आज ही क्रेडिट नोट दो, उससे कंफर्मेशन लो, अपनी लाइबिलिटी कम करो। कोई पुराने पैसे आए नहीं है तो उससे तकादा करो, ताकि मालूम पड़े इसका पैसा गलती से, राम का पैसा श्याम के खाते में एंट्री तो नहीं हो गया, अकाउंटेंट की गलती तो नहीं हो गई, या कोई बिल चढ़ा था, माल वापस आ गया लेकिन माल वापसी की एंट्री ही नहीं है, बिल चढ़ा हुआ, डेटर एज इट इज खड़ा हुआ है। ऐसे ही क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स का एक नियम जीएसटी में ये भी है कि आपको विद इन 180 डेज पेमेंट करना है। अगर आप विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस पेमेंट नहीं करते हैं तो आपने जिस दिन आईटीसी अवेल किया था वहां से जिस दिन तक के पेमेंट करेंगे तब तक के आपको जीएसटी उसका 18% ब्याज भरना पड़ेगा और पेनल्टी भी आ सकती है। तो क्रेडिटर्स कोई पुराने ऐसे खड़े हैं क्या जिसका पेमेंट नहीं किया है, उसको बैंक से पेमेंट करिए, जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स करिए, नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल में बिजनेस करिए। एडवांस को हमने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया। GSTR1 आपकी सेल्स से मैच है और प्रॉपर B2B प्रॉपर रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। आपने किसी पार्टी के नाम से दिखाया और वो पार्टी आपको 4 महीने बाद बताएगी कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो अमेंडमेंट संभव नहीं हो पाएंगे, वो चेक कर लीजिए। और इसके बाद में इनपुट रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसको मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। किसका क्रेडिट लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, RCM क्या चीज होती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसको भरना पड़ता है, किस एक्सपेंसेस में भरना पड़ता है, इनपुट क्रेडिट मैक्सिमम कितना लेना चाहिए, 2A लेना चाहिए, 2B लेना चाहिए, ना लेने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ऐसे कई विषय को लेके मैं अगली बार फिर आपसे जुड़ूंगा। आपके सहयोग से ही हम अपने वीडियो बना पाते हैं और आपकी प्रशंसा के लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।